नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। रामलला की नगरी अयोध्या से अधर्म की खबर आई है। आरोप है कि क्रिश्चियन सभा के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बरगलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया है। धर्म नगरी अयोध्या में अधर्म, अंधविश्वास की आड़ में धर्म परिवर्तन, ईसाई समाज पर धर्मांतरण का आरोप, पुलिस अलर्ट, हिरासत में 40 लोग। यूपी में धर्मांतरण के कितने गैंग? अवैध धर्म परिवर्तन को लेकर योगी सरकार सख्त है। बावजूद इसके अवैध धर्मांतरण का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रामलला की नगरी अयोध्या जिले में एक और धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। दरअसल बीकापुर इलाके के चांदपुर गांव में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोप है कि अयोध्या में प्रयागराज हाईवे के किनारे बसे चांदपुर गांव के एक घर में ईसाई समाज का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज की महिला और पुरुष शामिल थे। जैसे ही इस अवैध धर्मांतरण की सूचना बीकापुर एसडीएम को लगी, वो अपने दलबल के साथ चांदपुर पहुंचे और मौके से आरोपियों को हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन की मंशा से कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों यहाँ पर तुरंत मौके पर छानबीन की जा रही है। जो भी छानबीन में निकलेगा उसके हिसाब से यथोचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम के साथ मौके पर पहुंचे सीओ और पुलिस बल ने धर्मांतरण के आरोप में 40 लोगों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं चांदपुर गांव में चल रही सभा में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि ईसा मसीह की सभा में गंभीर बीमारी ठीक करने का दावा किया जाता है। इसी अंधविश्वास के चलते बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी इस सभा में आते हैं। मैं हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर सब यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे थे। हमारे घर में समस्या थी, हमारी पत्नी बीमार थी, मैं बीमार था। आकर के मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे शांति मिले, चंगाई मिली, इसीलिए आया था मैं यहाँ पे यीशु मसीह की। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि सभा में अंधविश्वास के जरिए किस बीमारी का इलाज होता है। योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में जबरन धर्मांतरण नहीं चलेगा। जो भी जबरन धर्मांतरण करेगा उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इससे एक दिन पहले गुरुवार को फतेहपुर के एक स्कूल में पढ़ाने वाले मौलाना को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने की वो साजिश रच रहा था, जिसके तार अब खंगाले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से केवी शुक्ला की रिपोर्ट। वहीं फतेहपुर में धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश होने के बाद न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध रूप से धर्मांतरण की पाठशाला चलाने वाले हाफिज फिरोज के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फतेहपुर में धर्मांतरण की पाठशाला चलाने वाला मौलाना अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। मौलाना हाफिज फिरोज आलम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हाफिज फिरोज आलम फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे में पिछले 15 सालों से धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहा था। जब इसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ तो उसके बाद इसके कारनामों की कलई खुलने लगी। इस मौलाना पर आरोप है नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण की तालीम देता था, हिंदू लड़कियों को फंसाकर लाने की लालच देता था, सवर्ण लड़कियों पर इसका खास फोकस होता था। खास बात यह है कि पिछले 15 सालों से पुलिस की नाक के नीचे धर्मांतरण की पाठशाला चलाता रहा, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। फिरोज आलम के धर्मांतरण के खेल से स्थानीय मौलाना भी नाराज थे।
वो इस शातिर के वजूद की शिकायत पुलिस से कई बार कर चुके थे, लेकिन वो बार बार बच जाता था। जब न्यूज 18 ने मौलाना फिरोज आलम पर लगे आरोपों को प्रमुखता से दिखाया, तब पुलिस ने मामले की गंभीरता से पड़ताल शुरू की। यहाँ पर रहते हुए इसने अवैधानिक तरीके से निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लिया था और 2016 में इसने पासपोर्ट भी बनवा लिया था। एक संयुक्त टीम ने इसकी जांच किया। जांच के पश्चात इसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में थाना गाजीपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। जांच में कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये मौलाना कहाँ का रहने वाला है कोई नहीं जानता। वो कभी खुद को नेपाल का बताता है तो कभी बांग्लादेश का। उसने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता हासिल कर ली थी। वो लंबे वक्त से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। वो मुसलमान युवकों का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए उकसाता था। मस्जिद के दूसरे मौलानाओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने फिरोज को कई बार ऐसा करने से रोका, लेकिन वो नहीं माना। इसको 2 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि ये गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा। इस तरह से इसने जो है भड़काऊ दंगे दिए। मगर इस बार उसके खेल का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मौलाना फिरोज को जेल भेज दिया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके संपर्क में कौन कौन था। क्या मौलाना किसी बड़े धर्मांतरण के रैकेट का हिस्सा है? क्या मौलाना फिरोज को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने में अब पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि जमीन के विवाद में मंदिर के पुजारियों ने पीट कर हत्या की है। बताया जा रहा है कि निर्मल अग्निहोत्री ने ट्रस्ट की जमीन में निर्माण कराया था, जिसका पुजारी विरोध कर रहे थे। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां ठेकेदार की पीट कर हत्या कर दी गई है और आरोप लगा है मंदिर के पुजारियों पर। मामला बताया जा रहा है जमीन के विवाद का, कि मंदिर की जो जमीन थी, जो ट्रस्ट की जमीन थी, वहां पर अवैध निर्माण करवाया था जो ठेकेदार है उसने, और इसी बात का ये पुजारी विरोध कर रहे थे। और आरोप ये लग रहा है कि मंदिर के पुजारियों ने ही ठेकेदार की पीट कर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और मामले की छानबीन की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां एक ठेकेदार की पीट कर हत्या कर दी गई है। मंदिर के पुजारियों पर हत्या का आरोप लगा है। जमीन के विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि मंदिर की ट्रस्ट की जो जमीन थी, वहां पर जो ठेकेदार है उसने निर्माण करवाया था और इसी बात से गोसाईगंज में ये दरअसल ये पूरा मामला है। और इसी बात को लेकर जो मंदिर के पुजारी थे वो नाराज चल रहे थे और खबर ये आ रही है कि मंदिर के पुजारियों ने ही ठेकेदार की पीट कर हत्या कर दी है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन पूरी तरह से की जा रही है। गोसाईगंज की एक घटना है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये परिजन जो मौके पर पहुंचे इस घटना के बाद। प्रदेश में अवैध धर्मांतरण की कई ऐसी जड़ें हैं जिसे पुलिस खंगाल रही है। कानपुर के मंडला आयुक्त इफ्तिखारुद्दीन को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें किसी आमिर खान और शाहरुख खान का जिक्र हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह वीडियो एसआईटी के हाथ लग चुका है। प्रशासन में बड़े पद पर रहते हुए धर्मांतरण के आरोपी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें इफ्तिखारुद्दीन किसी आमिर खान और शाहरुख खान का नाम ले रहे हैं। जो करते हैं अल्लाह करते हैं और अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करवाते हैं तो वो काम ले लेते हैं कि इंसान सोच ले। अल्लाह ने किताब लिखवाई जो धर्म इसको आमिर खान तक अल्लाह ने पहुँचवाया। तो साहब यहाँ बोलते थे, उसको हम रिकॉर्डिंग करके उनको माशाअल्लाह हज की शहादत नसीब करवाई और उसका ये नतीजा हुआ कि आमिर खान ने पिछले दिनों अपने बहनों याहिया खान को यहाँ कानपुर भेजा कि जाओ उनसे मिलकर के आओ, माशाअल्लाह यहाँ रहकर के गए।
अब एसआईटी इस वीडियो की जांच में जुट गई है। साथ ये भी पता लगा रही है कि किस आमिर खान और शाहरुख खान की बात की जा रही है। अपनी तकरीर से मौलानाओं को जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले इफ्तिखारुद्दीन आगे क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिए। और आमिर खान ने बार बार सलाम कहलाया और उन्होंने इस किताब को शाहरुख खान को दिया। शाहरुख खान कुरान समझ के पढ़ने लगे हैं। अल्लाह का कैसा एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला किस तरह से अपनी बात पहुँचा रहे हैं कि हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो इतना मतलब दुनिया के हिसाब से इतना बड़ा आदमी और वो पूरी रात यहाँ रह करके और फिर यहाँ से बहुत सारी किताबें ले जा करके उन्होंने आमिर खान को दी। आमिर खान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आमिर खान और शाहरुख खान के कनेक्शन वाले इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इसकी जांच जारी है। बहरहाल वीडियो को एसआईटी ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। अब इसे आगे जांच के लिए फोरेंसिक लैब के लिए भेजा जाएगा। एसआईटी के पास अब तक 4 वीडियो पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। नालायक कौन? अच्छा, ढेंचा ढेंचा क्या है? अनिल बलूनी इन बातों का जवाब नहीं देगा। जो मन मुटाव है वो फिर मीडिया में क्यों आता है? जिंदा लोगों की पार्टी कोई मुर्दों की पार्टी है क्या? आप तीनों में कितनी राजनीति अंदर नहीं होगी क्या? हरदा कहते हैं कि अनिल बलूनी तोड़फोड़ में एक्सपर्ट है। अच्छा, हरीश रावत जी का तो पीछे का देखे ना, सारा तोड़फोड़ ही चल रहा है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हरीश रावत। छोड़ दीजिए, मैं बोलूंगा तो दिक्कत होगी। वेलकम बैक। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित 110 नायाब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकारों पर भी तंज कसा। लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित 110 नायब तहसीलदारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसके लिए लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही, सब कुछ तो वही है, लेकिन प्रदेश की छवि बदली है। 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा थी, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, उत्तर प्रदेश में आने में लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों में न्याय मिलना लोगों के लिए एक बहुत दूभर कार्य था, कठिन चुनौती थी। आज वही उत्तर प्रदेश कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। यूथ के सहारे बूथ विजय। बीजेपी मिशन 2022 को पूरा करने के लिए युवा मोर्चा को जीत का टिप्स दे रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक में युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें सीएम योगी ने जीत का मंत्र दिया। मिशन 2022 को जीत में बदलने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी में हर बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने युवा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये बातें क्यों देश और दुनिया में कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश तो दंगा प्रदेश है, कारण जरूर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं को उन कारणों में जाना होगा। पहले बीमारी को स्वीकार करना, फिर उसके कारणों में जाना और फिर उसके निवारण के उपाय की ओर अग्रसर होना। युवाओं को विजय मंत्र देने के लिए इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत कई युवा विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। क्योंकि युवा मोर्चा ही वो एक माध्यम है जहां से भविष्य के कार्यकर्ता हमको मिलते हैं। अगर युवा मोर्चा सही प्रकार से संगठनात्मक दृष्टि से
काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तैयार करेगा तो भविष्य में एक अच्छी नई पीढ़ी हमको यहाँ युवा मोर्चा के माध्यम से मिलेगी। यानी आप सब भविष्य की भारतीय जनता पार्टी है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में प्रदेश युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी पहुंचे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया। आज हमारा कमिटमेंट है सबका साथ सबका विकास। सपा में क्या था, अखिलेश जी की सरकार में क्या था, भाईजान के साथ मियां के विश्वास और अपना विकास। राम राज्य है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह राम राज्य। वहीं कार्यक्रम में मौजूद युवा पदाधिकारियों ने बीजेपी की जीत के लिए जोश दिखाया। ये कार्य समिति की बैठक मुझे लगता है पिछले पंचवर्षीय में सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आगामी वर्ष जो है, आगामी 2-3 महीने में हमारा चुनाव होने वाला है और योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा हमें मुख्यमंत्री बनाना है। आगाज है युवाओं की यलगार का और मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं 2022 के मुख्यमंत्री जो 27 तक रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। तो संकल्प है, युवाओं के संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प ले चुके हैं। युवा एक साथ मिलकर आगामी चुनाव को विजयी बनाने के लिए 350+ लाने के लिए एक साथ इस आगामी कार्यक्रम के लिए बैठक की जा रही है। महिलाओं ने तो एक ही ठाना है कि लेकर झंडा भाजपा का हम हर बूथ तक जाएंगे और ये प्रदेश करे जश्न की तैयारी, हम फिर से सरकार बनाएंगे। युवाओं ने भी 2022 में सीएम योगी को दोबारा सीएम बनाने का प्रण लिया। इसलिए युवा कार्यकर्ताओं के सहारे यूपी में बीजेपी हर बूथ को मजबूत करने में जुटी है। कि आगामी चुनाव को लेकर के किस तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाना है, जिलों में जाना है और सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसको लेकर आगे बढ़ना है। हालांकि देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। यानी कि जो युवाओं का उत्साह है उसको यहाँ पर ज्यादा धार देने के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। लखनऊ। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले मचे जमीन जिहाद की तो उत्तराखंड में भू कानून, जनसंख्या कानून और जमीन जिहाद को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम का कहना है कि कानून से लेकर जांच की जो बात हो रही है वो उत्तराखंडियत के लिए हो रही है, किसी चुनावी एजेंडे के लिए नहीं। इक्कीस साल में उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और जमीन जिहाद इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि गुरुवार को उत्तराखंड के लोगों को कड़े कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा, वो भी उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर। कुल मिलाकर देवभूमि का अस्तित्व बचाने की लड़ाई बड़ी होती जा रही है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य को अपराध से बचाने, संस्कृति और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है। देखिए, जो हमने यहाँ पर एक विशेष जो हमने कहा है जांच की बात, वो जांच हमारी जो है उत्तराखंड के हित में है। उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का मसला बड़ा संकट बन सकता है और कुछ जगहों में विशेष समुदाय और जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। यही चिंता सरकार को सता रही है, लेकिन कांग्रेस नेता हरीश रावत को उत्तराखंड में ऐसा नहीं लगता। ये विशेष समुदाय की थ्योरी को भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए और ये देश के अंदर लोगों के दिलों को बांटने के लिए चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो या फिर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड के लोग, सबकी चिंता देवभूमि के अस्तित्व को लेकर है और आने वाले चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए मोदी द अनटोल्ड स्टोरी। चेन लूटने की कोशिश की, महिला ने जबरदस्त